Hello students, I am Faiza Siddiqui. Welcome to Gold Audio Education. आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम्स या फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th, इसमें मोस्टली वही चीज़ें हैं जो आप 8th क्लास से पढ़कर आए हैं। जो कुछ आपने 8th क्लास में पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नंबर लाइन, ये सब चीज़ें जो आपने 8th क्लास में पढ़ी हैं। तो मैं आपको थोड़ा इससे आगे का समझाने की कोशिश करूँगी। फिर भी अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस देखिए, क्योंकि मैंने 8th क्लास के ऊपर भी कई वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें आप समझ सकते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और नंबर लाइन के बारे में। आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, और बाकी हमारे चैनल पर गोल्ड ऑडियो एजुकेशन पर जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स के बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा, क्या चीज़ें क्लिक करी होंगी आपके माइंड में कि कुछ नंबर से रिलेटेड है। तो मैथ तो पूरी ही नंबर से रिलेटेड है। नंबर सिस्टम्स, सिस्टम्स का क्या मतलब हुआ कि कुछ पेयरिंग होगी किसी चीज़ की, एक्स वाई होगा या कुछ भी ऐसा होगा कि जिसको पेयर करके कुछ चीज़ बन रही हो, या कुछ ऐसे नंबर्स होंगे कि उनको हमें सॉल्व करके कुछ अलग चीज़ बतानी होगी, या कोई चीज़ पेयर में होगी, जैसे रैशनल इररैशनल पेयर है इनका, रैशनल और इररैशनल। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे, देखते हैं। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 9th चैप्टर 1 की वो चीज़ें, वो टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आपके लिए, मेरे हिसाब से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ कि आप वीडियो में से देख के सॉल्यूशन नोट करें, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि मैं आपको समझाऊंगी, आपको मेथड बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी। आपको सीखना है, समझना है, उसको याद रखना है, उसे अप्लाई करना है, ठीक है। आपकी जो भी बुक है उसके में, उस बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी एग्जांपल्स हैं, उनमें से आपको यहाँ से समझ के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना है। उन्हें सॉल्व करके देखना है कि आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी तो आपका फ़ायदा क्या होगा, आपको तो सीखना है ना। तो आप इस तरह से करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी, और आप अपने बुक के क्वेश्चंस पर वो चीज़, वो मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप देखिए रैशनल और इररैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, 8th क्लास में पढ़ा है आपने। जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें P और Q दोनों ही इंटीजर्स हो और Q कभी भी 0 के बराबर ना हो। इतना क्लियर है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें Q 0 ना हो। इररैशनल नंबर्स क्या हैं, सोचिए। हर वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इररैशनल नंबर है। इजी है, देखिए। जो भी नंबर रैशनल नहीं है वो इररैशनल है। जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो इररैशनल है। या जिस भी नंबर में P/Q की फॉर्म में आपने लिखा है और उसके डिवाइड में 0 है तो वो इररैशनल है। क्यों? क्योंकि वो रैशनल नहीं है। सिंपल। देखिए, अगर आप लिखेंगे 0/1 तो ये रैशनल होगा, लेकिन अगर आप इसी को ऐसे ना लिखकर 1/0 लिखें तो ये क्या है, ये इररैशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें Q 0 के बराबर हो रहा है। Q 0 के बराबर होता है तो रैशनल नहीं हो सकता, तो रैशनल नहीं हो सकता है तो क्या होगा, वो इररैशनल। अब एक चीज़ और, पाई। पाई आपने पढ़ा होगा, कई लोग ऐसे भी साइन बनाते हैं, दोनों ही ठीक है। पाई बताइए आप, पाई को हम 22/7 की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो P/Q की फॉर्म हो गई, तो इस हिसाब से तो इसको क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर।
लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। क्यों इरैशनल नंबर? ये इसलिए है कि ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। 22/7 ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, एक अप्रॉक्स वैल्यू है जो हमने अपनी आसानी के लिए, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हमने कर ली है। एक्चुअल इसकी वैल्यू क्या है? डिवाइड करिए आप, 3.145 एंड सो ऑन। इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि कभी ये ख़त्म ही नहीं होती है, ये इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसका आंसर निकालने की कोशिश करी है, तो उन्होंने क्या बोला कि आप इतना ले लीजिए, यानी कि एस्टिमेट करके ले लीजिए 3.14 ले लीजिए। तो 3.14 हम इसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन में लेंगे इसके तो हम इस तरह ले लेते हैं, और अगर डिवाइड की फॉर्म में लेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेंगे तो इस तरह ले लेते हैं। लेकिन ये है क्या? एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए ये एक इरैशनल नंबर है, ना कि एक रैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर या कोई भी रैशनल नंबर, इतना तो पता ही होगा आपको, 5/6, 3/2, ये सब रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या हैं? √2, √3, क्यों? √5, अच्छा तो 4 क्यों नहीं है? √4 देखिए आप कितना होता है, √4 का मतलब 2, क्यों? देखिए √4 को मैंने 2 क्यों लिखा? अगर 4 पे से हम इस रूट हटाएंगे तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 का स्क्वायर 4, तो 4 = 4। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इतना तो पता है। अब 1 जो है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सारे रैशनल, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो सारे इरैशनल। देखिए 1 अगर लिखा होगा ना, 1 या √1 का मतलब क्या है? 1, यहाँ से हटेगा साइन, यहाँ लग जाएगा, यहाँ से 2 हटा ना पावर में से, स्क्वायर था, यहाँ रूट लग गया, तो √1 का मतलब क्या है? 1, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब हम इसके बाद बात करेंगे तो डायरेक्ट √4 आता है, √2 √3 नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम उनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलती चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, इसलिए वो इरैशनल नंबर है। √2 √3 √5, फिर देखिए आप √6 भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट √9 है, तो √5 √6 √7 √8, फिर 9 नहीं लिख सकते आप। 9 क्या है? रैशनल नंबर है। √9 √4 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल और इरैशनल नंबर का टॉपिक आपके समझ में आया? एक और बात बतानी है आपको, 1 मिनट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इरैशनल इसलिए है कि उसकी वैल्यू आती चली जाएगी। तो आप देखिए कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में होगा, कोई भी नंबर, तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या तो वो ख़त्म नहीं होगा, है ना। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसे 10 ÷ 2, तो या तो ये ख़त्म होगा या नहीं ख़त्म होगा। डिवाइड करके देखिए, 2 5 10, तो ये तो ख़त्म हो गया। या फिर कोई नंबर होगा जो डिवाइड होगा लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब उसका क्वेश्चन जो होगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे 10/3, 10/3 डिवाइड करिए, 3 3 9, बचा 1, डेसिमल लगाया, 10 हो गया, फिर 3 फिर 9, तो 10, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 अपने आप लग गया, 3 9, और ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक ये नंबर है जो ख़त्म हो रहा है, एक ये है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो ख़त्म हो जाता है, क्रॉस जिसमें आ गया, वो टर्मिनेटिंग है, और जो नहीं ख़त्म हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए
एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो, जैसे आगे बढ़ता रहे, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया। जो टर्मिनेट हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, वो क्या होगा? वो होगा रैशनल। वो क्या होगा? रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, वो होगा रैशनल नंबर। और जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर अगर आ रहा है तो 3.333333 ही आता रहेगा, यानी हम उसे ये बोल सकते हैं कि 3.3 बार का मतलब तो यही होता है ना कि रिपीट हो रहा है वो बार बार। तो 33333 ना करके हम उसे डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि 3.3 बार, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी इसके आगे कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जब ये टर्मिनेट हो जाए और यहाँ पर 0 आ जाए। चाहे आप कितनी भी बार 3 लिखिए, आंसर आपको हमेशा 10 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा और फिर से आपको एक 1 मिल जाएगा जिसमें आपको फिर 333 लिखना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमें ये पता चल गया कि हमेशा इसका क्वेश्चन एक ही पैटर्न में रिपीट होगा, एक ही पैटर्न में, यानी 333 तो सिर्फ 3 ही आता रहेगा इसमें। तो इसलिए ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे 5.1835। अब एक बार आपका नंबर कोई ऐसा आया और इसके बाद ये फिर से 1835 आता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इतनी बार ना लिखकर डायरेक्ट इस पे बार लगा देंगे। अब हमें पता है कि एक ही पैटर्न में रिपीट हो रहा है, 1835 और ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन किस कैटेगरी में आएगा वो? रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। एक दूसरा है जो रिपीट तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट नहीं होगा। जैसे ये रिपीट हो रहा है, वो रिपीट नहीं होगा, ऐसे होगा वो। जैसे कि पाई है हमारा 3.145, इसमें वैल्यूज़ आती जाएंगी, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप बोल दें कि हाँ इतनी वैल्यूज़ ले लो, इतनी खाली रिपीट हो रही हैं। जैसे 5.1963, फिर 9 आ गया, या कोई और सा नंबर आ गया 4, 5, 8, तो कहीं कोई रिपीट नहीं हुआ ना नंबर इसमें। और फिर कुछ भी ऐसा नंबर आता जाए जो कहीं पे भी हमें रिपीट होता हो, कोई पैटर्न बनता हुआ ना दिख रहा हो, जैसे कि 2.12, 112, 1112, ठीक है, 1.01, 0, 11, 0, 111। तो ये सारे नंबर क्या है? कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अब हम ये तो देख रहे हैं 0, 1 है, फिर 0, 1, 1 है, फिर 0, 1, 1, 1 है, तो मैं बार कहाँ पे लगाऊं? इसके बाद तो ये 0 के बाद 1, 1, 1 बढ़ते ही जाएंगे, तो मैं कहाँ लगाऊं? तो इसलिए मैं इस पर कहीं बार भी नहीं लगा सकती हूँ, और ना ही अब मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जहाँ मुझे पता है कि हाँ 3 ही होगा तो मैं चलो एक बार फिर भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं कैसे लिख दूँ? मुझे पता ही नहीं कितने नंबर है। अगर मैं डेसिमल हटाकर लिखना भी चाहूँ तो कितने जीरोज आएंगे नीचे, मुझे पता ही नहीं है, इसलिए ये इरैशनल नंबर है। अब आप ये देखिए, ये क्या है? रिपीटिंग, ये है रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग है वो क्या है? रैशनल, वो है रैशनल, और जो नॉन रिपीटिंग है वो है इरैशनल। यहां तक समझ में आया? दो टाइप के नंबर होंगे ये फ्रैक्शन में, या तो टर्मिनेट हो जाएंगे तो टर्मिनेटिंग, नहीं होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेट हो गए तो रैशनल नंबर, और अगर टर्मिनेट नहीं हुए तो हमें ये देखना है कि क्या वो रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो रैशनल, और नॉन रिपीटिंग है तो इरैशनल। नॉन रिपीटिंग का मतलब यही है कि कोई पैटर्न ना फॉर्म हो, उसमें हम बार ना लगा सके। इतना क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक करें। अभी जो हमने रैशनल और इरैशनल के बारे में पढ़ा है, उसी को हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर रैशनल है या इरैशनल है। अभी सीखा था, उसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए 2 - √5,
आप ये बताइए, क्या कोई भी रूट वाला नंबर बिना रूट वाले नंबर में से प्लस या माइनस हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, लेकिन माइनस या प्लस नहीं हो सकता है। जैसे रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी क्या बनेगा? रूट ए बी बन जाएगा, ठीक है, रूट ए बी बन जाएगा। लेकिन अगर लिखा होगा रूट ए प्लस रूट बी तो वो रूट ए प्लस रूट बी ही रहेगा, रूट ए प्लस रूट बी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर रूट ए माइनस रूट बी होगा तो रूट ए माइनस रूट बी ही रहेगा। और अगर लिखा होगा रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, रूट ए डिवाइडेड बाय बी, या अगर ऐसे लिखा होगा तो उसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं रूट में होने के बाद, वैसे तो होंगे नहीं क्योंकि अगर ये रूट 3 है और ये रूट 5 है तो कहाँ कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो इस तरह लिखेंगे हम। और अगर हो भी रहे हैं तो भी इस तरह लिखेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और कि अगर रूट ए रूट बी से मल्टीप्लाई होगा तब तो रूट ए बी बन जाएगा। अगर रूट ए खुद रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ए, क्योंकि ए स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर जब हमें निकालना होता है तो हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर रूट लगाते हैं। देखिए ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए करके ए स्क्वायर बनता है। तो ए कैसे बनता है? ए के भी 2 फैक्टर होंगे, रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए। जब हमें 4 लिखना होगा तो 4 हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 लिखते हैं। 2 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? रूट 2 इंटू रूट 2। जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2। इसलिए हम रूट 2 का स्क्वायर ही तो हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो बचा 2। तो सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी है वो सेम। देखिए रूट ए का स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा? ए। तो हम ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए। अब देखिए रूट 5 क्या है? रूट 5 इर्रेशनल है। अब इर्रेशनल और रैशनल आपस में माइनस कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरी टर्म अब एक टर्म है जो कि इर्रेशनल है। ये क्या बन गई? इर्रेशनल। ये हो गई इर्रेशनल। ये देखिए आप 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, यहाँ कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है। इतना क्लियर है? अब देखिए ये क्या बनेगा? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, यही बनेगा। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ, सिंपल ब्रैकेट हट जाए क्योंकि ये अंदर कुछ सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते हैं, तो हमने सिर्फ ब्रैकेट हटाकर सिंपल लिख दिया इसे। प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 कैंसिल हो सकता है। इतना डिफिकल्ट नहीं है कि रूट 23 और ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ये देखिए 1 प्लस का हो और माइनस का 1 हो तो कैंसिल हो जाता है ना। तो चाहे कोई भी चीज़, एक प्लस की पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है यानी माइनस की, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। वैसे ही प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 आपस में कैंसिल हुआ और हमारे पास बचा 3। तो 3 क्या है? 3/1, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है। अब देखिए 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। मैंने अभी क्या बताया था? अगर ऐसे होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख भी दें तो मैंने बोला था अंदर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं पे कैंसिल कर लें। ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 और नीचे लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7, यही लिखा हुआ है। बस मैंने ऐसे लिख के बताया है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। ये देखिए रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, 1 जा कोई भी नंबर कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा?
2/7। 2/7 बचा, जो कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिए 1/√2, ये तो बहुत इजी है। √2 हमें पता है इरैशनल है, और अपॉन में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे कहीं पे भी हो, है क्या ये इरैशनल है? अपॉन में इरैशनल, पूरा नंबर पूरी टर्म जो है इरैशनल हो गई, इरैशनल। 2π क्या होगा? रैशनल होगा या इरैशनल? बताइए। अभी मैंने बताया था कि पाई इरैशनल होता है, पाई इरैशनल होता है। अब चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 2π का मतलब क्या है? 2 × पाई, यही तो मतलब है। तो पाई 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो, जब एक टर्म मैंने बताया इरैशनल है, चाहे वो डिवाइड में है चाहे मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या रहेगी? इरैशनल। तो ये भी इरैशनल हो गया। समझ में आया किस तरह करने हैं क्वेश्चंस? किस तरह जो सीखा है उसको अप्लाई करना है। अपनी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। अपनी बुक के क्वेश्चंस में ये देखिए कि कौन सी टर्म रैशनल है और कौन सी इरैशनल है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि जिनको हमें सिंप्लीफाई करना हो, जिन्हें सॉल्व करके हमें उनका आंसर निकालना हो। अभी तो हमने सिर्फ ये बताया कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? √a × √b, ऐसा बताया था ना। तो ये उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करना है हमें, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, उसे अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब ऐसे दो नंबर्स होंगे ब्रैकेट में, जैसे 3 + √3 है, 2 + √2 है, ब्रैकेट में है, यानी इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस पूरे नंबर को, इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आया? देखिए मल्टीप्लाई करिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये है एक टर्म और ये है दूसरी टर्म। दूसरी टर्म है √2। अभी हमने देखा था ऐसे कैसे लिखा हुआ था, 2√7 लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि 2 को अगर हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2√7। वैसे ही अगर हम 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3√2। अब यहाँ दोनों के साथ प्लस का साइन था, इसलिए प्लस का साइन ही रहा। यहाँ भी दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ गया। फिर आते हैं √3 पर। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? हम ये नहीं लिखेंगे √3 2, ये तरीका गलत है। हमें क्या लिखना है? 2√3। हमेशा पहले रैशनल नंबर फिर इरैशनल नंबर लिखेंगे। अगर मल्टीप्लाई करा है हमने तो कितना हो जाएगा ये? 2√3 प्लस प्लस प्लस। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया था √a × √b कितना होगा? √ab, मतलब रूट के अंदर सिर्फ वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे ही है यहाँ पे, ये है हमारा √a, ये है हमारा √b, तो कितना हुआ? √3 × √2 कितना हुआ? रूट में 3 × 2 मतलब 6। अगर ये नंबर कोई ऐसा नंबर बन जाता जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रूट से बाहर आ जाता। जैसे अगर यहाँ पर 3 होता तो ये क्या बनता? √3 × √3 कितना हो जाता है? ये √9 बनता। तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं ना, 3 लिख सकते हैं, तो बस ये 3 बन जाता। इसलिए हमने बोला कि हम 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं। अब इसे देखिए, सॉल्व करिए। क्या चीज़ इसमें ऐसी है जो आपको लग रहा है कि आप सॉल्व हो सकती है? देखिए यहाँ पर क्या है? 6 + 3√2 + 2√3 + √6। कहीं पे भी कोई ऐसा नंबर नहीं है रूट में कि जिसका आंसर हम बोले कि हाँ अब इसका आंसर आ जाएगा। कि अगर 2√2 होता, 3√2 होता तो हम बोल देते कि हाँ प्लस का साइन है तो प्लस करके आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं से आपका आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये इतना ही रहेगा।
इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कुछ इसमें कॉमन है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। आप खुद देखिए, अगर अब आप सोचें कि हमने इसको यहाँ से कॉमन निकाल लिया, वहाँ से कॉमन निकाल लिया, वो भी करके देख लीजिए। 6 + 3 √2 है, 3 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा? 2 + √2 ये बचेगा। और इसमें से अगर आपने निकाल लिया कॉमन, क्या निकालेंगे कॉमन? √3 निकाल लीजिए। अभी हमने इसको कैसे बनाया था? √3 और √2 को मल्टीप्लाई करके बनाया था। आपने √3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 2 + √2। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये तो पता ही है आपको, एक बार ही लिख देंगे इसे और ये हो जाएगा 3 + √3। तो बना क्या? वही बना। तो आपने उसको सिंप्लीफाई करने के बजाय और क्या करा? वापस लाकर वही क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पर ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आया? सिर्फ हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ऐसे लिखा होता तो हमें समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। हमने ऐसे लिखा तो हमें समझ में आ गया कि ये एक्चुअल में क्या है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। थ्री + √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 - √3। अब 3 + √3 और 3 - √3, देखिए ये ऐसी आइडेंटिटी से नहीं बन रही कुछ। a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b बन रही है कि नहीं बन रही है? a + b × a - b बन रही है। इसका आंसर क्या होता है? a² - b²। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम आइडेंटिटी पुट कर देंगे। देखिए 3 को हमने मान लिया a, √3 को मान लिया b, तो क्या हुआ? ये a + b हो गई। इसको हमने a माना था, इसको b माना था, तो ये a - b हो गई। a + b × a - b इज इक्वल टू a² + b², a² - b²। डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो अब हमें a² और b² लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? a हमने किसको माना है? a² - b²। a हमने माना था 3 को, हमने लिखा 3 और उस पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस b हमने किसको माना था? √3 को। पूरे √3 को हमने b माना था, तो हम पूरा √3 लिखेंगे और √3 लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए अब क्या होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 3 लिख देंगे यहाँ पर सीधे सीधे। हो गया कि नहीं हो गया 3? अब 9 - 3, 9 में से 3 माइनस हुआ, कितना बचा? 6 बचा। और ये आंसर ईजी है। देखिए आपने कितना सिंप्लीफाई कर दिया। इसको अगर आप बोलेंगे कि मुझे इतना सामान चाहिए तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि इतना कितना सामान चाहिए, लेकिन अभी आप उसको सिंप्लीफाई करके बता दें 6, तो हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी समझा है, उसको याद रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो 8th क्लास की हैं आप नहीं समझ में आई हैं आपको, या आप उसे और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो भी इस चैनल पर गोल्ड ऑडियो एजुकेशन पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो भी मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनकी हेल्प करिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो की ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इस चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम्स के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।